स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, यदि यूपी ट्रिपल एस पीईटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप यूपी ट्रिपल एस मेन एग्ज़ाम बाल पोषण से एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना होगा आपको। यानी आपको करना होगा एक छोटा सा काम, जो आपके सामने सब्सक्राइब बटन रेड कलर का दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा, यानी दबाना होगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बस इतना सा ही काम करना है आपको, तो देरी किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। फ्रेंड, आज हम पीटी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज में अगली टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं हमने। आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? कलिंग जो है उस समय पर पूर्वी प्रांत में आता था। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कलिंग जो है उस समय, अशोक के आक्रमण के समय कलिंग जो है वो पूर्वी प्रांत में आता था। और आपको बताना है कि उसकी राजधानी क्या थी, यानी कलिंग की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने है तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर तोसली। आपको बताना है कलिंग की राजधानी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी तोसली जो है कलिंग की राजधानी हुआ करती थी उस समय। और ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा राज्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? यानी आपको बताना है कि उस समय पर मौर्य शासनकाल में जो मौर्य कला जो होती है उसमें सबसे बड़ा प्रतिमान कौन सा था, यानी किस रूप में सबसे अधिक में देखने को मिलता था कला। ऑप्शन है स्तंभ, स्तूप, चैत्य या फिर बारादरी। चैत्य नहीं है, चैत्य होगा। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मौर्य काल में जो है सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा सम्राट अशोक के स्तंभ मिलते हैं आपको। प्राचीन अगर जहाँ पर उल्लेख मिलता है, यानी स्तंभ पर काफ़ी उल्लेख मिलते हैं, या आपको उदाहरण देना होता है एग्जाम्पल, या उसका जो क्या कहते हैं साक्ष्य के रूप में आपको स्तंभ काफ़ी देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? यानी राजा बिम्बिसार के भी दरबार में वो चिकित्सक रहते थे और भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो आपको बताना है वो कौन थे। ऑप्शन दिया गया है जो आपके सामने है, देखिए क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन है अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक, राहुल। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जीवक जो है वो भगवान बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे और राजा बिम्बिसार के भी दरबारी चिकित्सक थे। पहले वो राजा बिम्बिसार के ही दरबार में रहते थे, बाद में उन्हें बुद्ध के पास भेजा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। आपको बताना है कि कौन सा साहित्य है जो संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या फिर संस्कृत साहित्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई जो है वो आपको बताना है अंग्रेजों और
किसके बीच लड़ी गई थी? यहाँ पर ये क्वेश्चन है, डैश नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पर डैश होना चाहिए था। के बीच, यहाँ पर ऐसे डैश डैश हो के तब था क्वेश्चन। तो आपको बताना है प्लासी की लड़ाई जो है वो अंग्रेज, एक तो आपका एक पॉइंट है कि अंग्रेज के साथ लड़ी गई थी, और दूसरा आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि क्या होगा, मतलब यानी किनके साथ लड़ा गया था। ऑप्शन देख लीजिए, सिराज उद दौला, हबीबुल्ला खान, उस्मान अली खान, मीर मोहम्मद यूसुफ खान। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजों के साथ और सिराजुद्दौला, यानी ऑप्शन ए के साथ जो है सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था, राइट आंसर। और यह युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नवाब हैं ये उस टाइम थे, सिराजुद्दौला, उनके बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। और इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला जी पराजित हुए थे। अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। आपको बताना, जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था ब्रिटिश वायसराय द्वारा, तो उस समय कौन सा वायसराय था, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड, इरविन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कर्जन के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? आपको बताना है कि किस राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री ने वहाँ की पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है। ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये प्रणाली शुरू की है, स्मार्ट ई बीट प्रणाली है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कारगिल दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है कि अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस मनाया गया, वो कब मनाया गया। ऑप्शन है 26 जुलाई, 25 जुलाई, 5 जून, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जुलाई को मनाया गया कारगिल विजय दिवस। हमारा अगला क्वेश्चन है 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? आपको बताना है कि जो ये आपका आंकड़ा पूछा जा रहा है, ये 2017-18 के अनुसार पूछा जा रहा है, क्योंकि हमने पिछली बार का जो पेपर एनालाइज किया देखा है कल, तो उसमें आपके क्वेश्चन जो डेटा जो पूछा गया था वो का मतलब 2-3 साल पहले का डेटा पूछा जा रहा था, तो हमने उसी तरह के आज क्वेश्चन इसमें शामिल किया है। तो देख लीजिए, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? ऑप्शन है जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी भारत जो है वो 2017-18 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा दूसरा नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा, यहाँ दूसरा नहीं लिखा गया है, गलती से निकल गया, सबसे बड़ा उत्पादक था, तो वो है भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। ये आपकी बात की जा रही है अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो उस टाइम पर जो 1991 में आर्थिक नीति आई थी अर्थव्यवस्था सुधार के लिए,
उस समय आपको बताना, उसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उस समय सभी समस्याओं पर ध्यान दिया गया था, यानी उस पर बात की गई थी, संबोधित किया गया था, मगर एक पर नहीं किया गया था, वो कौन सा था आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा, औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या फिर उदारीकरण। तो उस समय जो है औद्योगिकीकरण पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, यानी इन पर कोई संबोधन नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर राष्ट्रीय ध्वज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे उसके अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पर ऐसे तो पहले पूछा गया है, यानी पहला अध्यक्ष कौन था, या फिर इससे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो फिर राइट आंसर तब भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है कौशिक राजशेखर, इंदरमीत गिल, विनायक पई, श्री राम चौलिया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है आपके इंदरमीत गिल, ऑप्शन बी राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कॉलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी। तो आपको बताना है कि घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हो इसे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी ट्रोमेटोलॉजी, यानी ट्रॉमा से संबंधित है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेरिब्रम या सेरिबेलम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई दोनों होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शरणार्थियों के लिए अनरवा में, मैं नहीं होगा यहाँ पे, में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। आपको बताना है कि भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। ऑप्शन है कांगो, फिलिस्तीन, मोरक्को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी फिलिस्तीन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है, देख लीजिएगा आपके सामने है आपका ऑप्शन क्या होगा।
तिरस्धनकार या तिराधनकार या फिर तिधनकार या फिर तिर्धनकार। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी इस सब का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी तिराधनकार को तिरस्कार होगा इसका संधि विच्छेद। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सूक्त धन ई या सुधन कित। तो आपको बताना है कि सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है, यानी सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुधन उक्ति। अगला क्वेश्चन है, चपल का विलोम शब्द है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, गंभीर, वाचाल, चंचल, उद्यमी। उद्यमी से मतलब यहाँ जो उद्यम करने वाले होते हैं उनसे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गंभीर होगा चपल का। चपल, चंचल जो है, वाचाल, ये सभी एक ही है, बल्कि इसका जो है गंभीर होगा, यानी उसका उल्टा विपरीत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जटिल का विलोम है, आपको बताना है जटिल का विलोम क्या होगा। सरल, कठिन, कुटिल या फिर प्यारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जटिल का सरल होगा और सरल का जटिल होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है ये आज के सीरीज का। हाल ही में किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया। आपको बताना है कि हाल ही में किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। ऑप्शन है ICC, BCCI या SAI या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कौन सा है इसमें से, तीनों में से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी SAI जो है इसका राइट आंसर है। इसका फुल फॉर्म होगा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह अभियान शुरू किया है, क्रिएट फॉर इंडिया। इस प्रकार आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।